सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट के रिगार्डिंग जिन्होंने क्लास 11th जो है पास आउट कर ली है, क्लास 12th में जो है एंटर हो चुके हैं और उनका जो सेशन है वो 2024-25 जो है उनका सेशन है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है उनके पास है। मेरे भाई सीबीएसई ने जो है अपने सभी सब्जेक्ट का जो है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से जो है बिलोंग करते हैं, चाहे आपके पास कॉमर्स है, चाहे आपके पास आर्ट्स है, आपके पास साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, सीबीएसई ने आपका जो है सभी सब्जेक्ट के आपका इस सेशन के लिए 2024-25 के लिए किस सब्जेक्ट का जो है क्या सिलेबस लेने वाला है, कंप्लीट अपनी वेबसाइट पे जो है पब्लिश कर दिया है। हम बात करने वाले हैं आज अर्थशास्त्र के 2024-25 के सिलेबस के रिगार्डिंग क्लास 12th के। ठीक है जी। तो सीबीएसई जो है जितना भी रिलीज़ करता है, जो भी कंटेंट रिलीज़ करता है, वो सारा का सारा जो है इंग्लिश में करता है, सबसे पहली बात तो। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है उन स्टूडेंट के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं। मेरे भाई, वो सारे स्टूडेंट जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, अगर आप मेरे को क्लास 11 से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, इस चैनल पर आपको अर्थशास्त्र की नगरी, इस चैनल पर आपको जो है कंप्लीट इकोनॉमिक्स, चाहे वो क्लास 11th की है, चाहे वो क्लास 12th की है, चाहे वो ग्रेजुएशन की है, किसी भी लेवल की इकोनॉमिक्स हो, आपको यहाँ पे हिंदी कंटेंट जो है मिलेगा। हिंदी में आपको जो है कंप्लीट इकोनॉमिक्स, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो आपको इस चैनल पे कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, सैम्पल पेपर हो, प्रैक्टिस पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको जो है इस चैनल पर हिंदी में मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है, नए सेशन में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियोस चैनल पर आने वाली है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि पूरे साल इस चैनल पर जितनी भी वीडियो आने वाली है, जितनी भी वीडियो आने वाली है, आपकी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये बाद में कहते हैं, सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपने कब वीडियो डाली है, कब नहीं डाली है। तो मेरे भाई, आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन 2024 से 2025 वाले सेशन की पूरी प्रिपरेशन जो है इस चैनल पर कराई जाएगी, हिंदी मीडियम में कराई जाएगी, एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी, ताकि आप इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही ईजिली 95 प्लस मार्क्स जो है आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो सारा जो है आपका इंग्लिश में है, यहाँ से तो हमारी कोई भी बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस है 24-25 का, ये आपका इंग्लिश में, लेकिन हम हैं हिंदी मीडियम के छात्र, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए हमने अपना अलग से कंटेंट बना लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है जी, दो बुकें आपके पास। सबसे पहली जो बुक है आपके पास वो है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी आपकी जो बुक है इसका नाम है भारत का आर्थिक विकास या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, दो बुकें आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का आता है सेशन शुरू होते ही, वो क्या आता है, सर कौन सी बुक लेनी चाहिए? मेरे स्कूल में तो कह रहे हैं एनसीईआरटी लग रही है, मेरे स्कूल में तो कह रहे हैं टीआर जैन लग रही है, मेरे स्कूल में तो जो है संदीप गर्ग की कह रहे हैं, मेरे स्कूल में पूनम गांधी की कह रहे हैं। हर स्कूल का मसला, हर टीचर का मसला जो है अलग है। हर टीचर, हर स्कूल अलग अलग बुक जो है रिकमेंड करता है। ठीक है, कंटेंट सब में सेम होता है। ठीक है, बस वर्डिंग का खेल होता है, किसी में वर्डिंग आसान लैंग्वेज में होती है, किसी में टफ होती है, कंटेंट वही है भाई। आपको पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय, संदीप गर्ग में भी राष्ट्रीय आय पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी में भी राष्ट्रीय आय पढ़ाया जाएगा, टीआर जैन में भी राष्ट्रीय आय पढ़ाया जाएगा, लेकिन किसमें आपको समझ आ रहा है, किसकी वर्डिंग आपको समझ में आ रही है, वो सबसे ज़्यादा जो है मैटर करता है। ठीक है, तो बुक कौन सी लेनी है, आप कोई भी बुक ले सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो भी आपकी टीचर रिकमेंड करती है, जो भी आपका स्कूल रिकमेंड करता है, आप वो बुक जो है बाय कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा सवाल ये आता है स्टूडेंट का, सर न्यू लूँ या ओल्ड पुरानी लूँ, कौन सी बुक लूँ, क्या पुरानी से भी काम चल जाएगा? मेरे भाई पिछले साल की बुक उठा लीजिए, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। आप पुरानी बुक से बहुत ही आराम से पढ़ सकते हो, पुरानी से भी चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन बस उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर उसमें डिलीटेड चैप्टर आपको देखने पड़ेंगे। अगर पिछले साल के लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं ले रहे हो तो नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो सबसे मेजर बड़े डाउट जो स्टूडेंट के आते हैं, कौन सी बुक लूँ वो मैंने आपको बता दिया, नई लूँ या पुरानी लूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। पिछले साल की ले लो तो वेल एंड गुड है, अगर मिल जाए तो किसी भी अपने साथी वगैरह से, और अगर पिछले साल की नहीं मिली और पुरानी मिल रही है तब भी मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर एक बारी सिलेबस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है आराम से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दो बुकें आपकी, समष्टि अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। दोनों ही बुकें जो हैं आपकी 40 नंबर की समष्टि है, 40 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था है। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। सबसे पहले तो आपको अपना फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि समष्टि 40 की है, भारतीय अर्थव्यवस्था 40 की है, दोनों 80 होगा, 80 मार्क्स का पेपर आता है, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है। आपको फाइल बनानी पड़ती है, टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, उस पर आपका जो है फाइल होगी, प्रैक्टिकल होगा, और आपको वो वाइवा वगैरह में क्वेश्चन वगैरह जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो 40 नंबर की ये जो समष्टि अर्थशास्त्र की ये जो बुक है, इसमें आपको 5 यूनिट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो यूनिट आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समाहर। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू आय क्या होती है, कई सारी टर्म्स बिल्कुल नई नई जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, आपने कभी सुनी नहीं होंगी, वो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रीय आय घरेलू आय में क्या डिफरेंस होता है, एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है, जीडीपी क्या होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के, कई सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको जो है पढ़ाई जाती है। दूसरा चैप्टर जो आता है आपका मुद्रा और बैंकिंग, इसमें आपको पढ़ाया जाता है मुद्रा क्या है, मुद्रा के कितने टाइप होते हैं, मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, मुद्रा जब नहीं थी तो लोग कैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसमें क्या क्या दिक्कतें थी कि उसको बंद करके मुद्रा को लाना पड़ गया, बैंक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, केंद्रीय बैंक क्या होता है, क्या काम करता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, बैंक कैसे चलते हैं, कैसे मनी क्रिएशन होती है, लोन कैसे देते हैं बैंक, कई सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी जो आप अपने रियल लाइफ में आपने देखी होंगी। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी बुक का, समष्टि अर्थशास्त्र का, इसका नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। आय और रोजगार के निर्धारण के अंदर इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर, इसके नाम से देखो पता चल रहा है आय और रोजगार का निर्धारण। तो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय का या रोजगार का निर्धारण किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जिसके बेस पे एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय और रोजगार का निर्धारण होगा। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये सब टर्म्स क्या होती हैं, ये आपको जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। कई अर्थशास्त्री है जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि मैं ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हमें किस अर्थशास्त्री का पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है, हमें पढ़ना है किन्स का। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर है किन्स, किन्स के अर्थशास्त्र के बारे में हमको पढ़ना है कि किन्स ने क्या बताया है कि कैसे मेरे अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरीके से आय और रोजगार का निर्धारण होगा। उसके बाद फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहता है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि सरकार के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, सरकार के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करती है। जैसे कि आप जानते हो 1 फरवरी को जो है बजट आता है, अगर आप थोड़ा अवेयर रहते हो, थोड़ा टीवी वगैरह देखते हो, इंस्टा वगैरह को छोड़ के, तो बजट क्या होता है, इसके कितने घटक होते हैं, प्राप्तियां क्या होती है, व्यय क्या होता है, प्राप्तियां कितने टाइप की होती है, व्यय कितने टाइप के होते हैं, सरकार को जो टैक्स लगाती है टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कई सारी चीज़ें
इस चैप्टर के अंदर हमको सीखने के लिए मिलने वाली है। और लास्ट चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं भुगतान शेष या भुगतान संतुलन, ये क्या होता है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है मुद्रा की वैल्यू घटती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे आप देखते हो $1 कभी 70 का है, कभी 80 का है, कभी 85 का है, तो वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे हो रही है, कौन इसको फ्लक्चुएट कर रहा है, रोज़ फ्लक्चुएट होती है, तो ये सब कैसे होता है, कौन इसको देख रहा है, किसके कंट्रोल में होती है ये चीज़। $1 जो है कभी 100 रुपये का, 200 रुपये का, क्या कभी 1 रुपये का भी था क्या, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है क्या। ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, विदेशी विनिमय क्या होती है, विदेशी मुद्रा क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। तो ये 5 यूनिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का स्कोर करता है वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 10, 6, 12, 6, 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है आपका 10, 6, 12, 6, 6, ये हो गए आपके 40 मार्क्स। 10, 6, 12, 6, 6 मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर आपको जो यूनिट आप देख रहे हैं वो है आपकी यूनिट थर्ड जो है मेरे भाई वो आपकी 12 नंबर की है। और उसके बाद जो सेकंड यूनिट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो है आपकी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। समष्टि अर्थशास्त्र के जो 2 पिलर हैं, जो 2 मेन पिलर हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, और बच्चों के फेवरेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो यही दोनों हैं। इन दोनों चैप्टरों के अंदर आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, इन दोनों चैप्टरों के अंदर आपको प्रैक्टिकल समझाए जाते हैं। तो जिन बच्चों की मैथ वीक होती है, उनको मैथ समझ में नहीं आती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये समझ में नहीं आता, उन बच्चों को ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। तो हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझेंगे, क्या कौन चीज़ प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, भाग हो रही है, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में जो है यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चाहे आपके पास आपकी मैथ वीक है, आपकी मैथ स्ट्रांग है, आपके पास कुछ भी है, कोई टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। थ्योरी तो आपको पता ही है। उसके बाद बाकी तीनों चैप्टर जो हैं आपके 6-6 नंबर के हैं, ठीक है। तो 6 और 6 12 और 6 18, 18 और हो गए 12 30 और 10 हो गए आपके 40। तो बाकी सभी तीनों, बाकी जो तीनों हैं वो थ्योरी के चैप्टर है, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आई होप समष्टि अर्थशास्त्र के 5 यूनिट हैं, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी किताब की। इसका नाम है भारत का आर्थिक विकास या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कुछ भी आप जो है इसको कह सकते हो। इसके अंदर आपको 8 यूनिट देखने के लिए मिलती हैं टोटल, जिसके अंदर सबसे पहली जो आपकी यूनिट है इसका नाम है स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था। तो इसके नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि स्वतंत्रता के समय जब भारत आज़ाद हो रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अलग अलग सेक्टर्स में आपको जो है इसमें पढ़ाया जाएगा, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी ये आपको जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है भारत की अर्थव्यवस्था। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर 1947 से पहले और 1947, ठीक है, पहले मतलब ये समझ लो 1757 से लेके जब से ब्रिटिशर्स, जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, और उससे भी पहले 200 साल तक तो इन्होंने राज किया था। 1757 में अंग्रेज आ गए थे और उससे पहले हम किसी के गुलाम नहीं थे। तो 1757 से लेके 1947 ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इससे पहले भी जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी वो पढ़ाया जाएगा। फिर हम आज़ाद हो गए, फिर हमने अपनी प्लानिंग करी 1950 से लेके 1990 तक। इन 40 सालों को योजना का युग कहा जाता है। इन 40 सालों में भारत ने क्या क्या रिवॉल्यूशन किया, क्या क्या चेंजेस किया अपनी रेलगाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज तो ऐसी तैसी कर गए थे। तो भारत ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या चीज़ें करी इन 40 सालों में कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रैक पर आए, ग्रोथ कर सके, वो हम यहाँ पे जो है पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद 1991 से अब तक हम जो है क्या कर रहे हैं, आर्थिक सुधारों का दौर। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, छठी क्लास से। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आपने पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसको आर्थिक सुधार कहते हैं, नए आर्थिक नीति कहते हैं। सब चीज़ें क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं मानव पूंजी निर्माण को क्रिएट करने के लिए। ग्रामीण विकास क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्रामीण विकास के लिए, क्यों ग्रामीण विकास जो है नहीं हो पा रहा है, सरकार उसको दूर करने के लिए क्या क्या कर रही है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जो है सीखने के लिए मिलने वाली हैं। रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकताकरण और अन्य मुद्दे, रोजगार, बेरोजगारी, इसके कारण, परिणाम, कई सारी चीजें जो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, रोजगार बेरोजगारी। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कार्य क्या होते हैं, धान्य विकास क्या होता है, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है, पर्यावरण क्या काम करता है सोसाइटी के अंदर, और कई सारी चीजें यहाँ पे हम जो है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन परत का जो है क्षय हो रहा है वो क्या, कैसे इसका खराबा हो रहा है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम जो है पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में भारत, पाकिस्तान और चीन, इन 3 देशों का विकास अनुभव कैसा रहा है, इसका जो है एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है ये। टोटल 8 चैप्टर, आपको 8 चैप्टर कह लो, 8 यूनिट कह लो, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन सा कितने नंबर का है वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 12 का ये है, 12, 20 और 8। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये अकेला 8 नंबर का है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 नंबर का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 20 नंबर का है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 8वां जो यूनिट है या 8वां जो चैप्टर है वो अकेला ही 8 नंबर का है। ध्यान से समझ लीजिए, ये और ये यहाँ तक फर्स्ट 3 यूनिट जो है आपकी, ये 12 नंबर की है, आपकी 12 नंबर की, और 4, 5, 6, 7 ये चारों मिलाकर ये आपकी 20 की है। तो 20 और 12 कितने हो गए, 32, और 32 और 8 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 40। 40 की आपकी हो गई समष्टि अर्थशास्त्र, 40 की हो गई आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपको दिए जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाते हैं टॉपिक्स, उस पर आपको फाइल बनानी होती है, कॉपी कहीं से भी हो सकता है, समष्टि का, भारतीय अर्थव्यवस्था, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। आपको वाइवा होता है प्रॉपर, जैसा आपको बनाना हो, जो भी टॉपिक आपको पसंद हो, जो आपको समझ में आ रहा है उस पर आप बना सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से पूरा हिंदी में मैंने आपको बता दिया जो यहाँ पे, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। 40, 40 और आपका 20 नंबर का ये आ गया, टोटल हो गए आपके 100, ठीक है। 100 नंबर आपके जो है ये हो गए हैं कंप्लीट। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, जो 11 से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जिन्होंने अभी फॉलो करा है, ठीक है, अभी हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990158317, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और नाम जो है अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, पता होना चाहिए। नाम जो है मेरा है रोहित, ठीक है। आप मेरे को जब चाहे, जो भी समझ में ना आ रहा हो, आप मेरे को व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए, पूरे साल आपके जो है काम आने वाला है। 9990158317 रोहित है मेरा नाम, ठीक है जी। कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई भी आपको इशू आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं आपको जो है वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।